बगदाद की गलियों में उस दिन धूप थी, लेकिन बाजार की चहल पहल सामान्य थी। हर दुकान पर किसी न किसी सौदे की आवाज थी, लेकिन एक जगह लोगों की भीड़ जमा थी। वहां एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ था, चेहरे पर धूल, आंखों में बेबसी और हाथ में एक कागज। वह जोर जोर से रो रहा था, कभी अपने सिर को पीटता और कभी दुकानदारों की तरफ देखता, जो हैरानी से तमाशा बने उसके चारों ओर खड़े थे। उस आदमी का नाम हारिस था, एक आम व्यापारी जो चमड़े के थैले और जूतियां बेचता था। 2 साल पहले उसने वजीर खजाना के कारिंदे से 500 दीनार उधार लिए थे। मकसद अपनी बीमार बीवी का इलाज कराना और 2 बच्चों के लिए राशन खरीदना था। वजीर के कारिंदे ने कर्ज देते वक्त शर्त रखी थी कि महीने बाद 50 दीनार सूद के साथ वापस करने होंगे और हर देरी पर सूद और बढ़ता जाएगा। हारिस ने मजबूरी में हामी भर ली। 2 साल बीत गए। हारिस ने असल कर्ज कई महीने पहले चुका दिया था, लेकिन हर महीने आने वाली सूद की नई रकम उसे खत्म न होने वाला कर्ज बना चुकी थी। उसकी दुकान की आमदनी का आधा हिस्सा सूद में चला जाता और अब वजीर के दफ्तर से बाकायदा जब्ती हुक्म आ चुका था। कागज पर सरकारी मुहर लगी थी, जिसके मुताबिक उसकी दुकान की सारी जायदाद हक़ रियासत जब्त की जा सकती थी। यही हुक्म उसके हाथ में था और वह बाजार के बीच रो रहा था कि अब मैं क्या बेचूं, बीवी या बेटी। कुछ लोग उसके इर्द गिर्द खड़े उस पर तरस खा रहे थे, कुछ हंसी में बात कर रहे थे कि वजीर फहमी बिन खाकान के सामने किसकी चलती है। मगर एक आदमी खामोशी से पास आया, जमीन पर बैठे हारिस के करीब झुका और कागज उसके हाथ से लिया। उसकी उम्र 60 से ज्यादा थी, सादा लिबास, लेकिन निगाह में वजन और लहजे में ठहराव। उसने जब्ती हुक्म को गौर से पढ़ा, फिर हारिस से पूछा कि क्या तुमने असल रकम वापस की थी। हारिस ने कहा, कई बार। फिर उसने अपनी पुरानी कॉपी निकाली, जिसमें हाथ से लिखा हुआ पूरा हिसाब मौजूद था, हर किस्त की तारीख, रकम और वजीर के कारिंदे के दस्तखत। बुजुर्ग ने एक एक इंदराज पढ़ा, फिर सीधा खड़ा होकर बोला, तुम कल मेरे साथ अदालत चलोगे? मैं काजी अब्दुल रज़ाक हूं। बाजार एकदम खामोश हो गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। काजी अब्दुल रज़ाक का नाम सुनते ही संजीदगी फैल गई। वह बगदाद के काजी उल कुजात थे और उनकी ईमानदारी और सख्ती पूरे शहर में मशहूर थी। काजी ने वह हिसाब अपने अहलकार के हवाले किया और हारिस को कहा कि कल सुबह दारुल कज़ा में पेश हो, हिसाब की असल कॉपी के साथ। उसी शाम काजी अब्दुल रज़ाक ने खलीफा को खत लिखा। खत में साफ अल्फाज में दर्ज किया गया था कि वजीर खजाना के जाती माली मामलात पर अदालत में मुकदमा लाया जा रहा है और अदल का तकाजा है कि खलीफा दरबार से किसी को बतौर निगरान अदालत में भेजे ताकि कार्रवाई में पारदर्शिता बनी रहे। अगले दिन खलीफा का जवाब आया, मुख्तसर लेकिन वाजह, काजी अगर सच पर हो तो वजीर भी कानून के नीचे है। उधर वजीर फहमी बिन खाकान तक जब यह खबर पहुंची कि काजी ने एक आम व्यापारी की शिकायत पर उसे अदालत में तलब किया है, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन अपने खास अहलकार को काजी के पास भेजा। पैगाम ये था, आपने हमेशा मेरे जरिए बैतुल माल से लोगों को मदद दिलाई। मेरे दरवाजे हर वक्त आपके लिए खुले हैं। अगर मसला था तो आप मेरे पास आ जाते। अदालत का दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? काजी अब्दुल रज़ाक ने ना कोई गुस्सा दिखाया, ना नरम लहजा अपनाया। सिर्फ एक जुमला कहा, मेरी अदालत में सब बराबर हैं। तुम वजीर हो या मजदूर, मुकदमा मेरे सामने आए तो मैं फैसला करूंगा। 3 दिन बाद अदालत में पेशी की तारीख मुकर्रर हुई। बगदाद में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि वजीर खजाना पर सूदखोरी का मुकदमा अदालत में चलने जा रहा है। लोग अंदाजे लगाने लगे, काजी क्या वाकई वजीर के खिलाफ फैसला दे सकेंगे? क्या खलीफा दखल देगा या ये सब एक दिखावे की कार्रवाई है? कुछ लोगों ने कहा, वजीर इतना ताकतवर है कि काजी को मजबूर कर देगा। कुछ ने कहा, अब्दुल रज़ाक की तारीख बताती है कि वो किसी के आगे नहीं झुकता। पेशी के दिन से एक दिन पहले बाजार में एक और अजीब वाकया हुआ। वजीर के एक कारिंदे ने हारिस से राब्ता किया और कहा, वजीर साहब तुम्हें कुछ ज्यादा रकम देने को तैयार हैं, बस मुकदमा वापस ले लो। हारिस ने काजी को इत्तिला दी। काजी ने अपने अहलकारों के जरिए इस वाकये को दर्ज किया और अगले दिन अदालत में यह बात बतौर रिकॉर्ड पेश करने का इरादा किया। बगदाद की अदालत अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी। वजीर को भी इल्म हो चुका था कि यह खेल मामूली नहीं रहा। उधर हारिस जैसे आम लोग जो बरसों से सूद की जंजीरों में बंधे हुए थे, इस मुकदमे में अपने लिए कोई रास्ता तलाश कर रहे थे। शहर का माहौल बदल चुका था, अब सिर्फ कानून बोलने वाला था। अदालत का दिन आया तो बगदाद का माहौल आम दिनों से अलग था। दारुल कज़ा के दरवाजे पर सामान्य से ज्यादा भीड़ थी। कुछ चेहरे परेशान थे, कुछ जिज्ञासा में थे और कुछ सिर्फ तमाशा देखने आए थे। काजी अब्दुल रज़ाक अपने नियम के अनुसार सादा कपड़े पहने हुए समय से पहले अदालत में मौजूद थे। उनके दाहिने ओर अदालत का कातिब बैठा था, जो हर बात कलमबंद करता था, और बाईं ओर खलीफा के दरबार से भेजा गया एक निगरान बैठा था, जिसकी मौजूदगी काजी के अनुरोध पर रखी गई थी ताकि अदालती कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी हो। पहला पक्ष हारिस समय पर पेश हुआ। उसके हाथ में वही कॉपी थी जिसमें कर्ज का पूरा हिसाब दर्ज था। उसने काजी को सलाम किया। काजी ने सिर हिलाकर इशारा किया और कहा, बैठ जाओ।
फिर अदालत के दरवाजे से 2 सिपाही वजीर खजाना फहमी बिन खाकान के साथ अंदर आए। वजीर के चेहरे पर अहंकार था, कपड़े कीमती थे और चलने का अंदाज ऐसा जैसे किसी मामूली सुनवाई में शामिल होने आया हो। वह सीधे काजी के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, काजी साहब, मैं इस मुकदमे की असलियत जानता हूं। ये आदमी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। इसके पीछे शायद मेरे राजनीतिक दुश्मन हैं। आप बेहतर जानते हैं कि मैंने किस मेहनत से खजाने को संभाला है और खलीफा की हर मुहिम में वित्तीय सहायता दी है। हाजी अब्दुर्रज़ाक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने सिर्फ पूछा, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपने इस व्यक्ति को कर्ज दिया था? वजीर ने कहा, नहीं, कर्ज दिया था, लेकिन शर्तों के साथ जो इसने स्वयं मानी थीं। हाजी ने पूछा, क्या वे शर्तें कानूनी थीं? वजीर ने जवाब दिया, मैं कोई कानून का विद्वान नहीं, आप बेहतर जानते होंगे। हाजी ने हाथ के इशारे से कातिब को तैयार रहने को कहा और हारिस से कहा, अपना मामला विस्तार से बताओ। हारिस खड़ा हुआ। उसकी आवाज में कंपी थी, लेकिन शब्द साफ थे। उसने बताया कि 2 साल पहले उसे 500 दीनार की सख्त जरूरत थी। वजीर के दफ्तर से उसने कर्ज लिया, लेकिन शर्त यह थी कि हर महीने असल रकम के साथ 50 दीनार सूद अदा करेगा। उसने कहा, शुरुआत में मैंने किश्तें समय पर दी, बाद में जब कभी देर हुई तो सूद और बढ़ता गया। मैंने असल कर्ज कई महीने पहले चुका दिया, लेकिन सूद और उस पर सूद का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उसने अदालत में वह कॉपी पेश की जिसमें हर किश्त की तारीख, रकम और दस्तखत दर्ज थे। काजी ने वह कॉपी कातिब को दी और वजीर से पूछा, क्या आप इन दस्तखतों की पुष्टि करते हैं? वजीर ने कहा, हाँ, यह हमारे प्रतिनिधि के दस्तखत हैं, लेकिन असल दस्तावेज मेरे दफ्तर में है। काजी ने कहा, असल दस्तावेज पेश किया जाए। वजीर के कारिंदे ने एक बंद लिफाफा काजी को दिया। काजी ने उसे खोलकर पढ़ा और तुलना शुरू की। सभी किश्तों की तारीखें मिलती थीं, असल रकम भी वही थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, असल कर्ज की पूरी अदायगी 8 महीने पहले ही हो चुकी थी। अब जो हिसाब दर्ज था वह सिर्फ सूद पर सूद का जाल था। काजी ने कातिब से कहा, आज की तारीख में वजीर खजाना पर सूदखोरी के आरोप की पूरी गवाही अदालत में दाखिल हो चुकी है। फिर उन्होंने वजीर से सीधे पूछा, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपने असल कर्ज के समाप्त होने के बाद भी इस आदमी से रकम वसूल की? वजीर के चेहरे पर पहली बार कुछ तनाव दिखा। उसने कहा, ये व्यापारिक शर्तें थीं। काजी ने तुरंत कहा, इस्लामी कानून में कर्ज देना इबादत है, व्यापार नहीं। सूद, और खासतौर पर सूद, कुरान की सीधी अवहेलना है। क्या आपको इसका ज्ञान नहीं था? वजीर ने कहा, मैं कारोबारी तरीके अपना रहा था, धर्म के फतवों में नहीं गया। काजी ने बात पूरी सुनी, फिर अपने दाहिने हाथ की उंगली से मेज पर हल्की सी दस्तक दी और कहा, अदालत इस बात की पुष्टि करती है कि वजीर खजाना ने अपनी हैसियत और ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक आम नागरिक से गैर शरीयत तरीके से रकम वसूल की। अदालत के पास पेश किए गए सभी दस्तावेज, गवाहियां और रिकॉर्ड के अनुसार यह साबित हो चुका है कि असल कर्ज की पूर्ण अदायगी के बाद भी सूद और अवैध वसूली का सिलसिला जारी रहा। इसलिए अदालत आदेश देती है कि वजीर फहमी बिन खाकान तुरंत हारिस को पिछले 8 महीनों की सारी अवैध रकम वापस करे और इसके साथ साथ बैतुलमाल में 1000 दीनार बतौर कफ्फारा जमा करे। वजीर के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। वह खामोश खड़ा था। काजी ने आगे कहा, अदालत खलीफा वक़्त को यह सिफारिश करती है कि इस मामले की रोशनी में वजीर खजाना के सभी निजी वित्तीय मामलों का ऑडिट किया जाए। खलीफा के दरबारी प्रतिनिधि ने यह बात नोट की और कहा, अदालत का फैसला खलीफा तक पहुंचा दिया जाएगा। फैसला सुनते ही अदालत में मौजूद आम लोग आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ ने सर झुकाकर शुक्र अदा किया, कुछ ने काजी के लिए दुआएं की। वजीर ने एक आखिरी कोशिश की और काजी से कहा, क्या मैं खलीफा से इस पर बात कर सकता हूं? काजी ने ठंडे लहजे में कहा, आप नागरिक हैं, खलीफा से संपर्क करना आपका हक है, लेकिन अदालत के फैसले पर कोई राजनीतिक दबाव असर नहीं करेगा। वजीर बिना कुछ कहे अदालत से निकल गया। हारिस जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार बेबसी के नहीं, सुकून के। काजी ने कातिब से कहा, मुकदमा बंद करो और फैसले की कॉपी कल सुबह खलीफा के दरबार में पहुंचा दी जाए। बगदाद की अदालत में यह वह दिन था जब कानून ने ताकत को खामोश कर दिया था। एक व्यापारी की सच्चाई ने वजीर की चालाकी को मात दी और काजी अब्दुर्रज़ाक ने यह साबित कर दिया कि जब अदल जिंदा हो तो इंसाफ अंधा नहीं होता, और जब कानून सच्चा हो तो खलीफा के वजीर भी हिसाब देते हैं। वजीर फहमी बिन खाकान अदालत से निकलने के बाद सीधा अपने महलनुमा घर पहुंचा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, लेकिन आंखों में कोई छिपा हुआ डर भी बैठ चुका था। उसने कमरे में आते ही अपने सबसे करीबी साथी को बुलाया और कहा, अब ये काजी हमारी हैसियत को चुनौती देने लगा है, इसे रोकना होगा। साथी ने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, अब मामला सिर्फ काजी तक सीमित नहीं रहा,
अदालत के फैसले की नकल खलीफा तक पहुंच चुकी है और खलीफा ने इस पर तत्काल कार्रवाई का आदेश भी दे दिया है। वजीर ने कुछ पल खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, खलीफा को राजी करो या उसे समझाओ कि अगर मुझे हटाया गया तो खजाने का पूरा निजाम बिखर जाएगा। लेकिन जवाब आने में देर नहीं लगी। खलीफा की ओर से एक कासिद आया और साफ अल्फाज में हुक्म पढ़कर सुनाया, फहमी बिन खाकान के सभी जाति माली मामलात का ऑडिट शुरू किया जाएगा और वे अपने ओहदे से फौरन अलग किए जाते हैं जब तक कि पूरी तहकीकात पूरी न हो जाए। साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि अगर वजीर ने अदालत के फैसले की मुखालिफत की तो उस पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह ऐलान सुनते ही फहमी की जुबान बंद हो गई। उसने कई दिन अपने महल से बाहर कदम नहीं रखा। उसके कई कारिंदे और कर्जदार व्यापारी अदालत में गवाही देने के लिए खाजी के दफ्तर आने लगे। एक के बाद एक मुकदमे सामने आए। सबकी मिजाज एक जैसी थी। असल कर्ज छोटा, लेकिन सूद इतना बड़ा हुआ कि लोग जिंदगियां बेचने पर मजबूर हो गए थे। काजी अब्दुल रज़ाक ने तमाम मुकदमात को अलग अलग सुनने का फैसला किया। हर मुकदमे में दस्तावेज, गवाही और शरई कानून की रोशनी में फैसला दिया गया। कोई मुकदमा अदालत के बाहर तय नहीं हुआ, न किसी दबाव को कबूल किया गया। काजी ने खलीफा को एक और खत लिखा जिसमें यह तजवीज़ दी गई कि सूदखोरी के खिलाफ स्थायी कानून बनाया जाए ताकि कोई ताकतवर व्यक्ति भविष्य में शरीयत के खिलाफ कोई निजी माली निजाम न चला सके। खलीफा ने काजी की तजवीज़ को कबूल कर लिया। बगदाद के बाजारों में ऐलान हुआ कि तमाम सूदी लेन देन हराम है और जो भी शख्स सूद का कारोबार करेगा उस पर शरीयत के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। इस ऐलान के बाद कई बड़े सूदखोर शहर छोड़कर भाग गए। कुछ ने अपने कारोबार बंद कर दिए और कुछ ने तौबा करके अपनी नाजायज दौलत वापस करना शुरू कर दिया। उधर हारिस की दुकान दोबारा खुली। वजीर की तरफ से उसे वो तमाम रकम वापस मिली जो सूद के तौर पर नाजायज वसूली गई थी। साथ ही बैतुल माल की तरफ से उसे 1 साल की पूरी तिजारती छूट भी दी गई। उसने अपनी दुकान के बाहर एक तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, यह वह जगह है जहां अदल जीता और जुल्म हारा। काजी अब्दुल रज़ाक का मुकाम बगदाद में और ऊंचा हो गया। लोग अब सिर्फ अदालत में इंसाफ के लिए नहीं बल्कि मशवरे के लिए भी आने लगे। काजी ने अपने अमले को हिदायत दी कि हर मुकदमा एक ही तरह से सुना जाए, न किसी का लिबास देखा जाए न नसब, सिर्फ दलील और सबूत बोला करे। खलीफा ने भी एक दिन खास तौर पर काजी को दरबार में बुलाया। काजी हमेशा की तरह सादा लिबास में बिना किसी मुहाफिज के आया। खलीफा ने कहा, अब्दुल रज़ाक, तुमने जो मिसाल कायम की है वह मेरी हुकूमत की बुनियाद को मजबूत कर गई है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ, क्या मैंने कोई गलती की? काजी ने कहा, अगर खलीफा सवाल करे तो जवाब वाजिब है। आपकी खामोशी अगर मसलहत थी तो ठीक, लेकिन अगर कमजोरी थी तो खतरनाक। अदल सिर्फ अदालत में नहीं दरबार में भी होना चाहिए। खलीफा ने सर झुका लिया और कहा, तुम सच कहते हो। फिर उसी दिन खलीफा ने शाही खजाने का आजाद ऑडिट करवाने का हुक्म दिया और बैतुल माल की निगरानी एक नई शूरा के हवाले की जिसमें उलेमा, ताजिर और आम लोग शामिल थे। कुछ महीनों बाद वजीर फहमी बिन खाकान ने सरकारी तौर पर माफी मांगी और बैतुल माल में 20,000 दीनार बतौर कफ़ारा जमा करवाए। उसकी सारी जायदाद का एक हिस्सा हुकूमती निगरानी में लिया गया और बाकी हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया गया। वो खुद शहर छोड़कर निकल गया और उसके बाद कभी बगदाद में नजर नहीं आया। इस वाक़ये के बाद बगदाद के लोग जब भी काजी अब्दुल रज़ाक का नाम लेते तो साथ यह भी कहते, इस शख्स ने दरबार में बैठे जुल्म को बाजार में रोने वाले की फरियाद के बराबर ला खड़ा किया। इसने साबित कर दिया कि अगर काजी जिंदा हो तो इंसाफ अंधा नहीं होता और अगर कानून सच्चा हो तो खलीफा के वजीर भी हिसाब देते हैं। कहानी खत्म हो चुकी थी लेकिन उसके असर बाकी थे। बगदाद की फिजा में अब सूद का डर नहीं, इंसाफ की उम्मीद थी। दरवाजे वहीं थे, लेकिन अब अदालत के दरवाजे से लोग खाली हाथ नहीं लौटते थे।